तो मूवी की शुरुआत होती है रेचल डन नाम की एक लड़की को दिखाते हुए। वो एक पुरानी बिल्डिंग में होती है और आगे बढ़कर वो उसी जगह को एक्सप्लोर करने लगती है कि तभी उसके पीछे हम एक बूढ़ी महिला के गोस्ट को यानी कि भूत को देखते हैं। लेकिन तभी रेचल की आंख खुल जाती है और ये उसका एक नाइटमेयर था। वो अपनी माँ सैरा और भाई एंडी के साथ कार में थी। वो लोग जा रहे थे टाउन से दूर हॉर्स क्रीक साउथ कैलिफोर्निया अपनी दादी के घर पर। दरअसल रेचल की दादी एल्बर्टा की हाल ही में ही मृत्यु हो गई थी और उसके बाद से वो अपना पूरा घर रेचल के नाम कर गई। वहाँ पर उसके पिता स्टीव ऑलरेडी उनका इंतजार कर रहे होते हैं। फाइनली वो पहुंच जाते हैं उस घर में और सैरा रेचल को कहती है कि यहाँ पर ठीक से रहना क्योंकि उनके पिता उनके लिए काफी मेहनत कर रहे हैं। और इससे हमको पता चलता है कि रेचल को यहाँ पर आना ही नहीं था, उसे तो कॉलेज जाना था टाउन के अंदर ही। अब रेचल अपने पिता स्टीव से मिलती है और उसके पिता उसे अपने बचपन की कहानियां सुनाना चाहते थे कि वो यहीं पर पले बड़े थे, लेकिन उसकी बेटी इसमें इंटरेस्ट नहीं लेते हुए ये कहती है कि उसे आराम करना है। तब उसके पिता उसे उसके कमरे तक का रास्ता दिखा देते हैं, जिसके बाद रेचल अंदर जाती है जहाँ पर पुरानी चीजों के बक्से में से उसे उसकी दादी की फोटो मिलती है, जिसको देखकर वो खुश थी क्योंकि वो उसकी दादी के काफी करीब थी और वो बचपन से अपनी दादी को लेटर्स में लिखा करती। उसके पिता उसे बताते हैं कि ये पिक्चर उसे एटिक में से मिली थी। अब रेचल उस फोटो को अपने पास रख लेती है, जिसके बाद वो अपने कमरे में जाती है। अब रूम में आने के बाद में उसे वो दिन याद आता है जब लॉयर ने उन्हें उसकी दादी की विल पढ़ के सुनाई थी, जिसके अंदर उसकी दादी ने पूरी एस्टेट रेचल के नाम कर दी। साथ ही साथ उसने एक लॉकेट भी उसे वसीयत में दिया था, जिसे रेचल पहनकर हमेशा रखा करती। अब यहाँ स्टीव को ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि उसकी माँ ने पूरी प्रॉपर्टी उसकी बेटी के नाम क्यों कर दी और उसके लिए कुछ क्यों नहीं छोड़ा। और उसके मन में ऐसा ख्याल आता है कि वो भी तो उसका बेटा था। अब यहाँ पर लॉयर कहता है कि ये घर रेचल का ही रहेगा और अगर वो उस घर के अंदर नहीं रहती तो वहाँ पर वो पूरा घर और इसका सारा सामान चैरिटी में चला जाएगा। तो यहाँ पर इससे हमको ये पता चलता है कि आखिर ये लोग यहाँ पर रहने क्यों आए थे। ऑब्वियस ही बात है, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी थोड़ी छोड़ सकते थे। वैसे भी इनके जो हालात थे ना वो काफी खराब चल रहे थे। खैर अब खाना खाते वक्त रेचल ये कहती है कि कल वो नौकरी ढूंढने जाएगी। तब उसके पिता ये कहते हैं कि वो भी वहाँ पर जाने वाले हैं और वो साथ चल सकते हैं, लेकिन रेचल इसके लिए मना कर देती है कि वो अकेले जाएगी। बेसिकली उसे इस बात का गुस्सा था कि उसके माँ बाप की फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से वो सफर कर रही है और उसे यहाँ पर मजबूरी में आना पड़ा। खैर रेचल को तो अगले सेमेस्टर के लिए यूनिवर्सिटी जाना था उनके पहले वाले टाउन में, लेकिन उसकी माँ उसको ये समझाती है कि वो कहीं नहीं जा सकती क्योंकि दादी के विल के हिसाब से जब तक वो यहाँ पर रहेगी तब तक ही ये घर उसका रहेगा। यहाँ पर रेचल को रहना बिल्कुल पसंद नहीं था और यहाँ आकर वो बिल्कुल नाखुश थी, लेकिन स्टिल वो यहाँ पर रह रही थी जो कि उसकी एक मजबूरी होती है। अब यहाँ पर उन लोगों में बहस हो जाती है और रेचल नाश्ता करके वहाँ से जाने लगती है। जाने से पहले वो कहती है कि वो इस घर में उनके साथ हमेशा के लिए नहीं रुकने वाली। वो उन सारी चीजों को करेगी जो कि परिवार के लिए जरूरी है, तब तक जब तक ये परिवार पूरी तरह से पहले जैसा नहीं हो जाता, यानी कि फाइनेंशियली स्टेबल। लेकिन उसके बाद वो यहाँ से चली जाएगी और वो उसे यहाँ जिंदगी भर नहीं रोक सकते। अब इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है और उसके जाने के बाद में सैरा स्टीव से कहती है कि ये सब उसकी माँ की वजह से हुआ है और उसी ने उन्हें इन प्रॉब्लम में डाल दिया। वो प्रॉपर्टी स्टीव के नाम भी तो कर सकती थी और तब उन्हें रेचल की जरूरत भी नहीं पड़ती। अब स्टीव उसे विश्वास दिलाता है कि वो सब कुछ ठीक कर देगा, उनकी फैमिली पहले की तरह बन जाएगी। जिसके बाद रात में रेचल ब्रश करने जाती है कि तभी वो देखती है कि उसके मुंह से ढेर सारा खून आ रहा था। उसकी नजर उसके ब्रश पर पड़ती है, लेकिन वो ब्रश की जगह शेविंग ब्लेड था। ये देखकर वो डर जाती है, लेकिन असल में ये सब वो हेलुसिनेट कर रही थी, ऐसा वहाँ पर कुछ भी नहीं होता। ये सब देखकर रेचल सीधा अपने रूम में जाती है और सो जाती है, लेकिन तभी उसके रूम का दरवाजा अपने आप खुल जाता है, जिसकी आवाज सुनकर वो डर गई थी। लेकिन इसी बीच उसके सामने वही स्पिरिट आती है जो कि शुरुआत में उसने अपने नाइटमेयर में देखी थी। अब ये सब देखकर वो बहुत डर जाती है और अगले दिन जो स्टीव होता है ना वो जॉब की तलाश में जा रहा होता है। इसी बीच अब रेचल भी अपने रूम से आती है और वो कल के हादसे के बारे में अपने माता पिता को कुछ नहीं बताती। उसे लग रहा था कि ये सब उसका वहम है और वैसे भी वो उस पर भरोसा नहीं करने वाले थे। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है अपनी जॉब की तलाश में। रास्ते में जाते हुए उसे कुछ आवाज सुनाई देती है, यानी कि कुछ बहुत ही ज्यादा एरी सी साउंड। उसके कान में अजीब सी आवाज गूंज रही होती है। इसी बीच वो मैगी नाम की एक लड़की से जा टकराती है जो कि उसकी नेबर होती है। अब वो दोनों ही एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं और मैगी ऑलरेडी जानती थी कि वो डन हाउस में रहने आई है क्योंकि उसने उसके पिता को घर को रिपेयर करते हुए पहले देखा था। खैर यहाँ पर रेचल मैगी को बताती है कि ये घर असल में उसकी दादी का था, लेकिन वो सब उसने उसके नाम कर दिया है। अब यहाँ पर मैगी कहती है कि क्या वो उसकी दादी को विजिट करने आती थी और बस इतना कहते ही वो रुक जाती है। यहाँ पर वो टॉपिक चेंज करने की कोशिश करती है। तब रेचल उसको बताती है कि उसे जॉब की तलाश है। तब मैगी उसे एक कैफे पर लेकर जाती है और दूसरी तरफ घर में सैरा साफ सफाई कर रही थी। तभी उसके घर के सामने से दो
सीरीज आ रही होती है जिनको सारा हाई बोलती है, लेकिन वो लोग मुंह दूसरी ओर फेर लेते हैं। अब कैफे के अंदर पहुंचकर काउंटर पर उनको एक लड़की मिलती है जिसका नाम ट्रिस्टन था, जो कि मैगी से काफी रूड थी। वो ऐसे बर्ताव कर रही थी जैसे कि वो मैगी को नहीं जानती, लेकिन मैगी और वो साथ ही स्कूल जाया करते थे। जिसके बाद वो रेचल को एक एप्लीकेशन देती है जॉब के लिए। अब मैगी और रेचल उसे चेयर पर बैठकर फिल करने लगते हैं। इसी बीच केविन नाम का एक व्यक्ति उनसे बात करने लगता है और केविन उन्हें खुद से इंट्रोड्यूस करवाता है और रेचल भी उसे खुद से और मैगी से इंट्रोड्यूस करती है। केविन कहता है कि वो एक क्लब चलाता है और अगर वो आना चाहें तो आ सकते हैं। खैर अब रेचल उसको बताती है कि वो अगले सेमेस्टर से यूनिवर्सिटी जाएगी। केविन उससे पूछता है कि क्या वो उसी के लिए यहाँ पर शिफ्ट हुई है। तब रेचल उसे बताती है, यानी कि ये पूरी कहानी, कि दादी ने प्रॉपर्टी उसके नाम कर दी है और ये सारी चीजें, और इसलिए वो यहाँ पर आई है। और ये बात केविन को भी अजीब लगती है क्योंकि वो घर तो अपने बेटे के नाम भी कर सकती थी, यानी कि स्टीव के नाम पर, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। यहाँ रेचल बताती है कि वो अपनी दादी को लेटर्स लिखा करती थी और शायद इसलिए उन्हें उससे अटैचमेंट था। उसके अलावा वो उसकी दादी को कभी विजिट नहीं कर पाई थी क्योंकि वो लोग काफी दूर रहा करते थे, जिस वजह से उनके पास ट्रैवल करने का पैसा भी नहीं था और वो फाइनेंशियली स्टेबल भी नहीं थे। अब इसी बीच ट्रिस्टन वहाँ पर आती है जो कि उससे एप्लीकेशन लेने लगती है और यहाँ पर उस लड़की को पता चलता है कि रेचल अल्बर्टा डन की पोती है और वो हंसने लगती है। वो उसकी दादी के बारे में कुछ कहने ही वाली थी कि तभी मैगी उसे वहाँ से बाहर ले आती है। मैगी का बर्ताव यहाँ पर रेचल को समझ में नहीं आता। तब मैगी उसको बताती है कि उसे कुछ जानने की जरूरत है और वो उसे अपने घर पर लेकर जाती है बातें बताने के लिए। वो उसे घर पर लाकर बताती है कि टाउन के लोगों के बीच उसकी दादी के काफी चर्चे थे, रूमर्स थे। रेचल को कुछ भी समझ में नहीं आता। तब मैगी उसे सच्चाई बताती है। वो बोलती है कि उसकी दादी एक विच हुआ करती थी। ये सुनकर तो रेचल हैरान रह जाती है। अब मैगी ये बताती है कि वो अपने आखिरी समय में वो कोई नर्सिंग होम के अंदर नहीं थी, बल्कि वो एक असाइलम में थी और उसका रीजन ये था कि एक दिन उसके घर से कुछ लाशें मिली। जी हाँ, जो कब्र में से खोद कर लाई थी। रेचल पूछती है कि वो ऐसा क्यों करेंगी। इस पर मैगी कहती है कि एक रिचुअल करने के लिए। रेचल को विश्वास था कि वो अपनी दादी को नर्सिंग होम के एड्रेस पर लेटर लिखा करती थी। तब मैगी कहती है कि अगर ऐसा है तो वो खुद जाकर वहाँ पर चेक कर ले। तो तब जाकर हम समझ पाता है कि उन दो लेडीज ने सारा को देखकर अपना मुंह क्यों मोड़ लिया था, क्योंकि उनको लगता था कि यहाँ पर ये विच के ही बच्चे हैं। अब ये सब सुनकर रेचल का तो दिमाग ही खराब हो जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। मैगी उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है लेकिन वो नहीं रुकती। अब जैसे ही वो बाहर जा रही होती है तो वो मैगी की माँ सूजन से टकरा जाती है। सूजन अंदर आकर मैगी से पूछती है कि वो लड़की कौन थी। तब वो बताती है कि वो अभी अभी यहाँ पर शिफ्ट हुई है। उसकी दादी ने उसे वसीयत में अपना पुराना घर दिया है। ये सुनकर वो उससे पूछती है कि कौन सा घर, और मैगी उसे डन हाउस के बारे में बताती है। अब ये सुनते ही सूजन उस पर गुस्सा करती है और कहती है कि वो रेचल को दोबारा घर के अंदर लेकर ना आए, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उसके घर की कोई भी इविल शक्ति यहाँ पर आ जाए। अब तभी घर पर एंडी बास्केटबॉल से खेल रहा था कि तभी उसे कुछ आवाज आती है, जिसको चेक करने के लिए वो बाहर जाता है, लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। तब वो रूम के अंदर आ जाता है जहाँ पर उसे बास्केटबॉल बेडशीट के नीचे मिलती है। वो बेडशीट हटाता है और बॉल गिरकर बिस्तर के नीचे चली गई थी। अब बिस्तर के नीचे से वह बॉल निकालने लगता है, लेकिन तभी उसे वही स्पिरिट दिखाई देती है जो कि रेचल को दिखाई दी थी। उसे देखकर वो अपनी माँ को बुलाकर लाता है और यहाँ पर उसकी माँ को उसके ऊपर गुस्सा आ गया था क्योंकि उसने सारा सामान अनपैक नहीं किया था। ऊपर से ये उल्टी सीधी बातें भी वो कर रहा था। वो वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद वो बास्केटबॉल अपने आप बिस्तर के नीचे से बाहर आ जाती है, जिसको देखकर एंडी वहाँ से चला जाता है। तभी दूसरी तरफ रेचल जाती है उस नर्सिंग होम वाले एड्रेस पर, लेकिन वहाँ पर सच में एक असाइलम था, जिससे ये बात साबित हो जाती है कि उसकी लास्ट टाइम्स में उसकी दादी नर्सिंग होम में नहीं थी बल्कि असाइलम के अंदर थी और वो लेटर्स उसने असाइलम के अंदर ही भेजे थे। घर आकर रेचल अपनी माँ को इस बारे में कुछ नहीं बताती। दरअसल उसके पेरेंट्स ने ही उससे ये बातें छुपाई थी, उनको सब पता था। अब उन्हें ऊपर से बास्केटबॉल खेलने की आवाज आती है जो कि काफी तेज थी और रेचल को लगता है कि ये एंडी होगा, इसलिए वो उसको रोकने जाती है, लेकिन एंडी तो वहाँ पर था ही नहीं, वो तो बाहर खेल रहा था। अब रात में रेचल और बाकी सब खाना खा रहे होते हैं। तब रेचल अपने माता पिता से पूछने लगती है कि उन्होंने ये बात उससे क्यों छुपाई कि उनकी दादी असाइलम में थी, ना कि नर्सिंग होम में। उसकी ये बात सुनकर वो लोग बिल्कुल ब्लैंक पड़ गए थे। वो उसको समझाते हैं कि वो नहीं चाहते थे कि रेचल उसकी दादी को लेटर्स लिखना छोड़ दे, और वो भी इस वजह से कि वो असाइलम के अंदर है। अब यहाँ पर वो अपने माता पिता से पूछती है कि क्या उसकी दादी एक विच हुआ करती थी, क्योंकि यहाँ के लोग ऐसा ही मानते हैं। तब उसके पिता उसे कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, विच जैसा कुछ भी नहीं होता, और उसकी दादी असाइलम में इसलिए थी क्योंकि उन्हें हेल्प की जरूरत थी और कुछ नहीं। रेचल पूछती है कि उसने ये भी सुना था कि उसकी दादी के घर से, यानी कि इसी घर के अंदर से लाशें मिली थी, जिस पर वो ये सारी बातें एक्सेप्ट करता है कि ये सब सच था, और उन्होंने उसे इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि रेचल इन सब से डर जाए। लेकिन असल में वो मेंटली
इल थी, इसलिए उन्हें असाइलम भेजा गया और इसलिए उन्होंने ये सब किया था। और यही रीजन था कि उसने रेचल को उसकी दादी से दूर रखा, क्योंकि वो उन बॉडीज की नाक और कान को काट दिया करती थी। और भी बहुत धीरे धीरे से पता चलता है कि वो मेंटली सिक थी। लेकिन रेचल कहती है कि अगर वो विच नहीं होती तो उसके साथ अजीब चीजें क्यों घट रही हैं, दरवाजे अपने आप क्यों खुल जाते हैं, और भी बहुत कुछ चीजें हो रही थी। यहाँ पर एंडी भी उसका साथ देता है और कहता है कि उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, उसे कोई दिखाई दिया। उसके पिता कहते हैं कि ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि वो इस घर के अंदर ठीक से नहीं ढले हैं और वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। खैर, अब रेचल उठकर सीधा बाहर चली जाती है और तब उसे केविन अपनी कार में दिखाई देता है, जो कि उसी क्लब का ओनर था। रेचल उसके पास जाती है और उसको कहती है कि अगर वो भी उसका मजाक बनाने आया है तो बना सकता है। तब केविन कहता है कि वो ऐसा क्यों करेगा। रेचल उसे बताती है कि जो टाउन के लोग हैं उसके घर के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं, और इस वजह से केविन कहता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि टाउन के लोग क्या कहते हैं। यहाँ पर रेचल को वो कल की हैलोवीन पार्टी के लिए अपने क्लब के अंदर इन्वाइट करता है। इस पर रेचल हाँ कर देती है। अब अगले दिन रेचल अपने भाई के साथ फुटबॉल खेल रही थी कि तभी उसे एटिक की विंडो से एक स्पिरिट दिखती है, लेकिन ये उसका सपना था। लेकिन फिर दोबारा से ऐसा होता है और यहाँ पर हमको समझ आता है कि वो सपने के अंदर सपना देख रही थी। अब रियल में उठकर वो अपना दरवाजा देखती है जिसका लॉक खराब था और वो ठीक से लगता भी नहीं था। तभी उसके पास एक चाबी आकर गिरती है जिसे वो अपने पास रख लेती है और अब वो सीधा एटिक में जाती है जहाँ पर कुछ डॉल्स और टॉयज थे, साथ ही साथ एक रॉकिंग हॉर्स भी था जो कि उनके पिता के बचपन के होंगे। अब यहाँ पर उसे एक सूट कीज मिलता है जो कि लॉक्ड होता है और रेचल उस चाबी को उसमें लगाती है और वो उसे खोल देती है। उसके अंदर ढेर सारा सामान था और खासकर उसके अंदर उसे एक किताब मिलती है जो कि असल में विच क्राफ्ट से ही रिलेटेड थी। तो रेचल को लगता है कि ये उसकी दादी की जर्नल होगी क्योंकि उसके ऊपर उसकी दादी का नाम भी था। अब वो उसे अपने पास रख लेती है और इसी बीच रॉकिंग हॉर्स अपने आप हिलने लगता है और चेयर भी अपने आप मूव करती है, जिसको देखकर वो नीचे आ जाती है और वो नीचे आते ही मैगी से टकरा जाती है जो कि असल में उसकी माँ से पूछकर अंदर आई थी। खैर, यहाँ पर मैगी आई थी ये मेक श्योर करने के लिए कि कहीं रेचल उससे नाराज तो नहीं है, जिस पर रेचल कहती है कि वो उससे नाराज क्यों होगी। अब यहाँ पर वो इस बात को मानती है कि हाँ, उसके माता पिता ने उससे ये असाइलम वाली बातें छुपाई और इसलिए कल रात उससे उसकी बहस भी हो गई थी। अब रेचल मैगी से उसकी माँ के बारे में पूछती है कि वो काफी जवान दिखती है। तब वो बताती है कि उसकी माँ ने उसे 16 साल की उम्र में ही जन्म दिया था और उसकी माँ ने काफी सारी चीजों को फेस किया। दरअसल सीन ये था कि सूजन और उसका एक बॉयफ्रेंड था और उनकी ही बेटी यहाँ पर मैगी है। अब ये सब पता लगने के बाद में सूजन के माँ बाप ने उसे बाहर निकाल दिया था। इसके बाद उसकी नीड्स पूरी करने के लिए उसने वेट्रेस की जॉब करी। उसके बाद में सूजन और उसके बॉयफ्रेंड यानी कि मैगी के पिता ने शादी भी कर ली थी, लेकिन उसके पिता एक स्ट्रिपर के लिए उसे छोड़ गए। ओवरऑल उसकी माँ ने काफी स्ट्रगल किया। अब यहाँ पर मैगी उस किताब को रेचल के हाथों में देखती है जिसको देखकर वो उसे बुक ऑफ शैडोज बताती है जो कि हर विचेस के पास हुआ करती। यहाँ पर रेचल उसको समझाती है कि उसकी ग्रैंडमा बीमार थी, उसे अल्जाइमर नाम की कंडीशन थी और इस बीमारी के अंदर लोग अपनी मेमोरी को खो देते हैं और बाकी मेंटल फंक्शंस को भी, और इसलिए वो सारे हादसे हुए। खैर, मैगी रेचल से उस किताब को लेकर अपने घर आ गई थी जहाँ पर उसकी माँ ड्रिंक कर रही होती है। उसकी माँ का बर्ताव उसके लिए बिल्कुल ठीक नहीं होता, वो बस हमेशा ड्रिंक करती रहती और ये बात सुनकर वो और भी गुस्सा करती है कि वो अभी भी रेचल से मिलकर आई है। अब रेचल केविन से मिलने हैलोवीन पार्टी के अंदर जा रही थी, तब क्रिस्टन जो होती है वो उसके पास आती है। उसे ताने मारने लगती है कि केविन उसे पसंद नहीं करता, लेकिन केविन वहाँ पर आकर क्रिस्टन के सामने से उसे अंदर ले जाता है। दूसरी तरफ सैरा एंडी को बॉक्सेस को बेसमेंट में रखने के लिए कहती है और वो ऐसा ही करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो बॉक्सेस अपने आप गिर गए थे। वो डरकर ऊपर आ जाता है। मीनवाइल रेचल और केविन करीब आते हैं, जिसके बाद में केविन उसे घर छोड़ने चाहता है और इसी बीच उसको मैगी मिलती है और मैगी को वो अपने घर ले जाती है अपने रूम के अंदर। वहाँ पर वो उस रॉकिंग हॉर्स को देखती है जो कि उसने एटिक में देखा था, जो कि अपने आप हिल रहा था। वहाँ पर उसे उसकी माँ ने रखा था। अब यहाँ पर मैगी रेचल से कहती है कि शायद उसे पता चल गया है कि उसकी दादी ने लाशों को घर में क्यों रखा था, क्योंकि ये एक रिचुअल का हिस्सा है और इस रिचुअल के बारे में इसी किताब के अंदर लिखा गया है। वो उसे एक डायग्राम बताती है जिसके अंदर एक पेंटाग्राम बना हुआ था जो कि 5 सेंसेस को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि देखना, सुनना, सूंघना, टेस्ट और छूना। और इन्हीं सेंसेस के साथ जब कोई सैक्रिफाइस होता है तब वो दूसरों की बॉडी को पजेस करने में सक्षम रहता है, यानी कि जिसने ये रिचुअल किया होगा। बेसिकली अगर तुम खत्म भी हो जाओगे तो तुम दूसरे पर्सन के अंदर जा सकते हो और इसको ही ट्रांसफिक्सेशन कहते हैं। जैसे कि वो आत्मा दूसरे शरीर को वश में करती है, बिल्कुल ऐसे ही जब ग्रैंडमा के पास वो बॉडीज थी तब उसने रिचुअल परफॉर्म करने की कोशिश करी, इसलिए उसने बॉडीज के कान, हाथ को काट दिया था। लेकिन ये रिचुअल असल में जिंदा लोगों पर परफॉर्म करना था और अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये काम नहीं करेगा और यही चीज उसकी दादी के साथ हुई। यहाँ पर रेचल उससे पूछती है कि इस रिचुअल का पॉइंट क्या था, इस पर वो बताती है कि इसका पॉइंट था री इनकारनेशन,
यानी कि इस रिचुअल से वो अपनी सोल को किसी और बॉडी के अंदर ट्रांसफर करना चाहती थी ताकि वो हमेशा जिंदा रहे। यहाँ रेचल उसे बताती है कि उसके साथ अजीब चीजें घट रही हैं। उसे नाइटमेयर्स के अंदर एक स्पिरिट विच ही दिखाई देती है जो कि शायद उसकी दादी ही है, और कई बार घर से अजीब आवाजें भी आया करती। ये सुनकर मैगी कहती है कि वो शायद उसके लिए ही आ रही होंगी, और अब ये बातें भी सेंस बना रही होती है कि आखिर उसने अपने बेटे की बजाय क्यों रेचल के नाम पूरा घर छोड़ दिया था, क्योंकि उसे रेचल का ही शरीर चाहिए था जिसको वो पजस कर सके। और अगर उसकी दादी एक विच हुआ करती थी तो उसे थोड़ी फर्क पड़ेगा कि वो उसकी ग्रैंड डॉटर है या फिर कोई और है। लेकिन रेचल ये सब सुनकर डर जाती है, लेकिन किताब के हिसाब से उसकी दादी के लिए उसको पजस करना जब आसान होगा जब वो अपनी दादी की दी हुई कुछ चीज को पहने की। वो कपड़े हो सकते हैं, कोई भी चीज हो सकती है। और यहाँ पर एक नेकलेस रेचल के पास था जो कि उसकी दादी का ही था, और रेचल कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहती थी, इसलिए वो उस नेकलेस को निकाल कर डोर नॉब पर टांग देती है। खैर इसके बाद सीन चेंज होता है और हम ट्रिस्टन को ही देख पाते हैं जो कि रेचल से बहुत जल रही थी, और वो अपने वर्कर टाइसन से इस बारे में बात करती है। इसी बीच टाइसन कैफे क्लोज करने लगता है और फिर से ट्रिस्टन के पास आता है, लेकिन ट्रिस्टन वहाँ पर थी ही नहीं। वहाँ पर सिर्फ ट्रिस्टन की कटी हुई जीभ होती है, और वही उसे ट्रिस्टन की लाश मिल जाती है जो कि बहुत बुरी हालत में थी। और तभी कोई आकर टाइसन का भी हाथ काट देता है, जिससे हम समझ पाते हैं कि यहाँ पर एल्बर्टा जाग चुकी है और वो उस रिचुअल को अब जिंदा इंसानों के ऊपर परफॉर्म कर रही थी, जो कि वो पहले नहीं कर पाई, लेकिन इस बार वो पक्का कर रहेगी। अब एल्बर्टा यहाँ पहुंच चुकी है और रेचल की मदद से समहाउ किसी तरह से रेचल से कनेक्टेड रही थी उस नेकलेस की वजह से। जहाँ जहाँ रेचल उस नेकलेस को पहन कर गई थी वहाँ पर शायद एल्बर्टा जा सकती थी। अभी तक तो ऐसा ही लग रहा था कहानी के अंदर। खैर तभी दूसरी तरफ सूजन को दिखाया जाता है जैसे कुछ आवाज आती है, और तभी एल्बर्टा उसका कान काट देती है। इधर हम सैरा को देख पाते हैं जो कि नीचे आती है तो उसे कुछ आवाज आ रही थी, तभी एल्बर्टा उसकी आंख निकाल लेती है। इसके बाद हम देखते हैं कि रेचल जिसकी आंख खुलती है और वो एंडी के रूम में चेक करने जाती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था, ना ही उसके मॉम डैड वहाँ पर थे। जिसके बाद वो नीचे आती है जहाँ पर मैगी आती है, और मैगी उसको बताती है कि उसकी माँ उसे डेड मिली है जिसके कान नहीं थे, जरूर ये रिचुअल का हिस्सा होगा। यहाँ पर रेचल बताती है कि उसके माता पिता भी यहाँ पर नहीं है, जिसके बाद वो दोनों ही मिलकर उसके माँ बाप को ढूंढने लगते हैं। अब इसी बीच केविन का कॉल आता है जो कि बताता है कि ट्रिस्टन और टाइसन की मौत हो चुकी है, वो भी बहुत ही बुरी तरह से। यहाँ पर रेचल उसे बुलाती है और केविन कहता है कि वो उस घर से बाहर निकल जाए, और इसी बीच फोन डिस्कनेक्ट हो जाता है। उसके बाद उन्हें बेसमेंट से कुछ आवाज आ रही थी, जहाँ पर वो बेसमेंट में जाकर देखते हैं, जहाँ पर उन्हें वही पेंटाग्राम बना हुआ दिखाई देता है, जिसके पास ट्रिस्टन की जीभ, टाइसन का हाथ, सूजन का कान और उसकी माँ सैरा की आंखें मिलती है। और अब यहाँ पर कमी थी तो एक नाक की, जिससे कि 5 चांसेस पूरी हो जाएंगे। और अब इससे पहले वो कुछ समझ पाते तभी वहाँ पर रेचल के पिता आ जाते हैं, और यहाँ पर एक बहुत बड़ा शॉकिंग ट्विस्ट रिवील होता है। और दोस्तों अभी यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के असली पत्ते। दरअसल ये सब उसके पिता ने किया था, जी हाँ, और ये सुनकर वो बिल्कुल हैरान रह जाती है। अब रेचल अपने पिता से पूछती है कि उन्होंने ये सब क्यों किया। इस पर स्टीव बताता है क्योंकि उसकी दादी ने सारी प्रॉपर्टी रेचल के नाम कर दी। यहाँ पर उसे रेचल से कोई मतलब नहीं था, सिर्फ उसे प्रॉपर्टी चाहिए थी, और वो इसलिए उसे यहाँ पर लेकर आया। उसके लिए उसे रेचल को भी मारना होगा। अब यहाँ रेचल को वो ये बात भी बताता है कि उसने उसकी माँ को भी खत्म कर दिया, यानी कि अपनी बीवी को। तब रेचल पूछती है कि एंडी का क्या हुआ। तब वो उसे ये बताता है कि एंडी तो जिंदा रहेगा, क्योंकि कोई तो चाहिए उनका नाम और खानदान आगे बढ़ाने के लिए। वो बोलता है कि वो रेचल को अब मार देगा और उसने सारा प्लान पहले ही किया हुआ था। वो ये बताता है कि अब किसी के ऊपर तो इल्जाम डालना पड़ेगा, तो वो पुलिस को ये बताएगा कि ये सब मैगी ने किया है। दरअसल उसे पता था कि ये दोनों विचक्राफ्ट के बारे में जानते हैं। उसने उनकी बातें चुपके से सुन ली थी, तो उसे वहीं से एक आइडिया आया। वो बताता है कि वो पुलिस को ये सब बताएगा कि मैगी का कभी कोई दोस्त नहीं था और उसे केविन पसंद था, लेकिन केविन को रेचल पसंद थी, इसलिए केविन को पाने के लिए मैगी ने ये विचक्राफ्ट वाला रिचुअल परफॉर्म करने के बारे में सोच लिया, जहाँ पर पहले उसने अपनी माँ को मारा कान के लिए, फिर अपनी दोस्त की मॉम सैरा को मारा आँख के लिए, फिर ट्रिस्टन और टाइसन को भी मार दिया, और फाइनली उसने अपनी फ्रेंड रेचल को मार दिया नाक के लिए। और फिर जब स्टीव को ये बात पता चली कि मैगी ने उसकी बेटी और बीवी को मारा है, तो उसने सेल्फ डिफेंस में आकर मैगी को स्टैब कर दिया, क्योंकि वो उसे भी मारने आ रही थी। और इस तरह से वो पूरी कहानी पुलिस को बता देगा, जबकि ये सब उसने ही किया है प्रॉपर्टी के लिए। अब उनकी बातों के बीच में ही स्टीव को पीछे होल से आवाज आती है। उसे लगता है कि वहाँ पर एंडी है और वो एंडी को आवाज लगाता है, लेकिन वहाँ थी असली विच यानी कि एल्बर्टा, यानी कि यहाँ पर सच में विच थी। इसको देखकर वो गलती से अपने
नाइफ से अपनी ही गर्दन को काट लेता है, जिसको देखकर रेचल चिल्लाने लगती है और उसके बाद उसके पिता नीचे गिर जाते हैं और उसकी नाक उसके चाकू से कट जाती है और यहाँ पर ये रिचुअल पूरी तरह से कंप्लीट हो गया था। लेकिन तब भी हम ये देख पाते हैं कि जो विच यानी कि जो उसकी दादी होती है, शायद से वो उससे सच में प्यार करती थी, वो उसको तब भी बदस नहीं करती। अब इसी बीच रेचल को कुछ आवाज आती है, लेकिन वो एंडी था और एंडी और रेचल मिल जाते हैं। यहाँ पर एंडी को सब पता चल चुका था, जिसके बाद सीन चेंज होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि रेचल और एंडी वहाँ से जा रहे थे। रेचल केविन और मैगी को बाय करके वहाँ से चली जाती है अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने। और अब वैसी बात है, यहाँ पर जो कातिल था वो तो वैसे ही खत्म हो चुका था। और बात रही रेचल की, वो तो कभी से भी इस प्रॉपर्टी को चाहती ही नहीं थी, वो तो हमेशा से टाउन के अंदर ही रहना चाहती थी। मेन जो लालची यहाँ पर था ना, वो कोई और नहीं बल्कि वो उसका खुद का पिता स्टीव था, जो कि इस बात से जेलस हो गया था कि उसकी माँ ने उसके नाम प्रॉपर्टी क्यों नहीं करी बल्कि उसकी बेटी को दे दी, जबकि वो तो यहाँ पर रहना भी नहीं चाहती। लेकिन अल्टीमेटली गलत काम का तो गलत ही नतीजा होता है। बट शॉकिंग ट्विस्ट ये होता है कि यहाँ पर जो विश थी यानी कि जो उसकी दादी होती है यानी कि अल्बर्टा, वो वाकई में वहाँ पर थी, उनकी स्पिरिट वहाँ थी, वो उनकी हेल्प कर रही थी इनडायरेक्टली, और तभी वो अपनी पोती और अपने पोते को हार्म नहीं कर रही थी। और एंड में अपने बेटे को रोककर उसने ये रिचुअल भी कंप्लीट किया और अपनी पोती को और पोते को भी बचा लिया। एनिमीज, अब ये रिचुअल तो कंप्लीट हो गया था और इनके जाने के बाद वहाँ पर एक नया परिवार उस घर को देखने आता है, जिसके अंदर एक बच्ची भी थी। वो ऊपर जाती है जहाँ पर उसे डोर नॉब पर वही नेकलेस मिलता है जो कि अल्बर्टा का था। अब यहाँ पर उसकी मॉम उसे ढूंढते हुए ऊपर आती है और हमको पता चलता है कि अब उस बच्ची को उस लॉकेट की मदद से दादी ने फाइनली पदस कर लिया है, यानी कि फाइनली उनको एक शरीर मिल गया था। इसी के साथ में यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी फैमिली पोजेशंस फिल्म की कहानी, जो कि एक प्राइम वीडियो हॉरर मूवी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको जरूर पसंद आई होगी। एक प्रॉपर हॉरर पोजेशन फिल्म जो कि वाकई में काफी अंडररेटेड और काफी अच्छी भी है। तो देखो, मेरे हिसाब से अल्बर्टा विश तो हुआ करती थी, लेकिन जो उसकी पोती उसको लेटर्स वगैरह लिखा करती, शायद से उसका मन पिघल गया होगा, जिसके चलते उसने वो सारी चीजें नहीं करी, यानी कि वो पोजेशन वगैरह नहीं किया उसको। और एंड में जब उसको पता चला कि उसका बेटा गलत करने वाला है, तो उसने इनडायरेक्टली उसकी ही बलि चढ़वा दी। बेसिकली उसने खुद से कुछ नहीं किया बल्कि यहाँ पर उसे रोक दिया। इनफैक्ट ये भी हो सकता है कि उसने अपने बेटे को पदस करके ये सब करा हो। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है कि स्टीव ऐसा ना करना चाहता हो, या फिर एक और चीज है कि जो विचेस होती है वो मन के डार्कनेस को बढ़ा देती है। तो स्टीव के अंदर जो आइडिया आया होगा ना, उसको उसने एक्सट्रीम लेवल तक वो लेकर चली गई। एंड आई बिलीव कि यहाँ पर जो रेचल ने नेकलेस उतार दिया था, उसके बिना शायद से ये प्रदर्शन कंप्लीट नहीं हो सकता था। अब रिचुअल तो कंप्लीट हो गया। अब जो अंत में जो फैमिली वहां पर आई थी, उनकी बच्ची ने शायद से वो नेकलेस ले लिया होगा, जिसके चलते वो जो दादी थी यानी कि उनकी स्पिरिट थी, वो उसे पदस कर पाई और इनडायरेक्टली उनका री इनकारनेशन हो गया था, यानी कि फाइनली उनको एक बॉडी मिल गई, ये रिचुअल कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अब अच्छे से ये मूवी समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक कर देना। बाकी मैंने हाल ही में ही हरी कथा नाम की एक काफी इंटरेस्टिंग तेलुगु मिस्ट्री हॉरर सीरीज को एक्सप्लेन किया है। अगर आपने नहीं देखा है, जाकर देख लेना। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएगा।